हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो एचपीएससी पीजीटी की प्रिपरेशन है वो बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम पीजीटी 2023 के पेपर को डिस्कस कर रहे थे। हम कोशिश करेंगे इस लेक्चर में उस पेपर को कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने इसके 11 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो आगे डिस्कस करते हैं। इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से गिवन है और ये हमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन गिवन है। इसमें हमें क्या गिवन है? इसमें हमें मीन एंड वेरिएंस गिवन है बाइनोमियल वेरिएबल एक्स के, जिसमें मीन क्या गिवन है 2 गिवन है और वेरिएबल कितना है 1, वेरिएंस कितना है 1। ओके, हमने क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी दैट एक्स जो कि बाइनोमियल वेरिएबल है वो वैल्यूज लेगा ग्रेटर देन 1 से। ओके, 1 से ग्रेटर देन वैल्यू लेगा। इसका जनरल फार्मूला हम जानते हैं, जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो जनरल फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का, वो ये होता है। ओके, यहाँ पे कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू स्मॉल एक्स, यहाँ कुछ भी स्मॉल एक्स की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, आर भी रख सकते हैं। ओके, कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू स्मॉल आर भी रख सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, यहाँ भी आर हो जाएगा और एन माइनस आर हो जाएगा। ये जनरल फार्मूला है, इसी का हम यूज करेंगे। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन की वैल्यू होती है वो एन पी के बराबर होती है, एन पी के बराबर होती है। ओके, और वेरिएंस की वैल्यू एन पी क्यू के बराबर होती है। वेयर एन क्या होता है? जितने टाइम्स कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है वो एन होता है। लाइक हमने किसी डाइस को 7 और 8 टाइम्स अगर उछालते हैं तो वहाँ पर एन की वैल्यू 7 और 8 हो जाएगी। और जब हम प्रोबेबिलिटी अगर निकालना चाहते हैं, जो फेवरेबल केसेस होते हैं, लाइक हम प्रोबेबिलिटी चाहते हैं इवन नंबर्स की, तो फेवरेबल केसेस में क्या आएगा? 2, 4, 6 ये सब फेवरेबल होंगे। तो पी क्या होता है? पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता है और क्यू क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होता है। ओके, ठीक है, तो हमारे पास एन मीन की वैल्यू क्या आ गई? एन पी आ गई और वेरिएंस की वैल्यू एन पी क्यू होगी। और हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन था? मीन की वैल्यू गिवन थी 2 और वेरिएंस की वैल्यू गिवन थी 1। हम एग्जैक्टली इसमें पी क्यू और एन की वैल्यूज निकालेंगे और जस्ट इस अबोव फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, ठीक है, तो देखते हैं इसको। सबसे पहले एन पी की वैल्यू 2 हमें गिवन थी। ओके, एन पी की वैल्यू हम 2 को लेके चलेंगे और एन पी क्यू की वैल्यू 1 है, तो एन पी की वैल्यू 2 जो है इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। सिंस टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 होती है, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है पी की वैल्यू क्या आएगी? वो भी 1/2 आएगी। ओके, तो यहाँ से एन की वैल्यू क्या आएगी? अगर पी की वैल्यू 1/2 आ गई तो इसमें जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। तो जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया वो 4 टाइम्स कंडक्ट किया गया है। ओके, तो हमने क्या निकालना है? हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो बाइनोमियल वेरिएबल है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आए। ओके, तो ग्रेटर देन 1 कब पॉसिबल है? जब x को हम 2 लेके चलेंगे, x को 3 लेके चलेंगे, x को 4 लेके चलेंगे। ये x की वैल्यू जो है मैक्सिमम n तक जा सकती है। ओके, तो ये पॉसिबल है। एक तो ये तरीका पॉसिबल है और दूसरा तरीका क्या है? हम क्या निकालें? टोटल प्रोबेबिलिटी सिंस 1 होती है तो हम क्या करेंगे? हम जस्ट p ऑफ x इक्वल टू 0 और p ऑफ x इक्वल टू 1 ये दो वैल्यू इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे टोटल प्रोबेबिलिटी 1 में से। ओके, तो यहाँ से हमें ग्रेटर देन 1 की वैल्यू मिल जाएगी। या तो हम फर्स्ट वाले मेथड से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें हमको एक टर्म एक्स्ट्रा निकालनी पड़ेगी, लेकिन इसमें हमें सिर्फ 2 टर्म्स निकालनी होंगी। ओके, तो हम जस्ट इसमें वैल्यू जो हमें फॉर्मूला गिवन था उसमें जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ r की वैल्यू 0 है तो 1 माइनस n की वैल्यू 4 थी, 4c 0, p की पावर r, q की पावर n माइनस r। ओके, सिमिलरली यहाँ r की वैल्यू 1 है तो 4c 1, nc r, p की पावर r, q की पावर n माइनस r। ये जस्ट फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट किया है, इसको हम सोल्व करेंगे इजीली तो हमें ये वैल्यूज मिलेगी। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी 11/16। तो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 13th में। ये 2 पार्ट्स में सप्लिटेड है तो ये 5 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा ये। ओके, तो इसमें हमें जस्ट आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स निकालने हैं। ये लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है।
ये हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है, हमें जस्ट इसकी आइगन वैल्यूज निकालनी है और आइगन वेक्टर्स निकालने हैं कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज के। ओके, तो आइगन वैल्यूज कहाँ से बनती है? जब हम किसी गिवन मैट्रिक्स की करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालते हैं। करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है? हम जस्ट ये मैट्रिक्स निकालेंगे सबसे पहले, ए माइनस लेमडा आई, ये कोई मैट्रिक्स निकालेंगे। ओके, ए माइनस लेमडा आई कोई मैट्रिक्स निकालेंगे, उसका जब हम डिटरमिनेंट निकाल के उसको जीरो के बराबर पुट करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी लेमडा की फॉर्म में। उसको क्या बोलते हैं? करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं। और उसके रूट्स को क्या बोलते हैं? आइगन वैल्यूज बोलते हैं। ओके, तो सिंस डायरेक्टली हम क्या निकालेंगे? ए माइनस लेमडा आई निकालेंगे। तो ए माइनस लेमडा आई करेंगे यानी कि इस मैट्रिक्स में से लेमडा आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह की मैट्रिक्स बनेगी। ओके, तो ए में से ये मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम जब ये मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या, कौन सी मैट्रिक्स मिलेगी? हमें जस्ट ये एग्जैक्टली ये मैट्रिक्स मिलेगी। और जब इसका डिटरमिनेंट को इक्वेट करेंगे जीरो के तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी लेमडा की फॉर्म में। सिंस ये जो मैट्रिक्स है वो 3x3 ऑर्डर की है। ओके, तो हमें जो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिलेगी वो भी 3 डिग्री में मिलेगी। ओके, तो वहाँ से हम लेमडा की जो वैल्यूज निकाल पाएंगे वो ये आएंगी। सिंस 1 आइगन वैल्यू आएगी इसकी जो कि 3 टाइम्स रिपीट हो रही है, 3 टाइम्स रिपीट हो रही है। ओके, तो जितने टाइम्स कोई आइगन वैल्यू रिपीट होती है उसको बोलते हैं उसकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी। ओके, तो यानी कि लेमडा बराबर 1 जो है इसकी एक आइगन वैल्यू बन रही है जिसकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी क्या है? 3 है। ओके, अब हम इसके आइगन वेक्टर्स निकालेंगे, कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज के आइगन वेक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, तो आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं? देखो आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं, हमारे पास कोई जनरल इक्वेशन होती है ए एक्स बराबर लेमडा एक्स। ओके, यहाँ एक्स एक आइगन वेक्टर है। सिंस इस इक्वेशन को एक्स बराबर 0 तो इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन बनेगा ऑलवेज, राइट? तो हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि x नॉन जीरो आइगन वेक्टर चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, क्योंकि x बराबर 0 तो हमेशा इसका सॉल्यूशन बनेगा किसी भी आइगन वैल्यू के लिए। लेकिन हमें x नॉन जीरो वेक्टर चाहिए, तो हम जो नॉन जीरो वेक्टर निकालते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है उसको हम आइगन वेक्टर बोलते हैं इस कोरस्पॉन्डिंग लेमडा आइगन वैल्यू के लिए। ओके, तो हमें जस्ट x नॉन जीरो आइगन वेक्टर ढूंढना है। ओके, तो क्लियरली लेमडा हमारे पास 1 आया है और ये जो आइगन वेक्टर होगा वो इस टाइप का होगा, 3x1 टाइप की मैट्रिक्स होगी जस्ट। तो ए एक्स बराबर लेमडा एक्स पुट करेंगे तो यहाँ से ए माइनस लेमडा आई इंटू एक्स बराबर 0 हो जाएगा क्योंकि इसको हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे। ओके, तो यहाँ से क्या होगा? ए माइनस लेमडा आई, लेमडा क्या था? 1 था, तो ए माइनस आई बनेगा इंटू एक्स क्या था? x1 x2 x3, ये 0 के इक्वल होगा। ओके, तो सिंस ए माइनस आई निकालेंगे तो हमें ये मैट्रिक्स मिलेगी इनटू में ये दिस एक्स मैट्रिक्स इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ओके, तो जब इसकी लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? x2 प्लस x3 इक्वल टू 0 और क्या मिलेगा? x3 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से x2 प्लस x3 0 मिल रहा है और x3 0 मिल रहा है, तो x3 की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन पुट करेंगे तो यहाँ से x2 भी 0 आ जाएगा। तो x2 भी 0 आ गया, x3 भी 0 आ गया, लेकिन x1 की हमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिली, तो इसलिए x1 जो है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिला, यानी कि x1 जो है कोई भी वैल्यू का जूम कर सकता है। तो यानी कि x जो वेक्टर था वो हमारे पास क्या आ गया? x1 0 0, यानी कि हम कोई भी x1 की वैल्यू को मान सकते हैं, जूम कर सकते हैं। तो इन पर्टिकुलर हम x1 की वैल्यू को 1 मानेंगे तो ये 1 0 0 जो है इसका एक आइगन वेक्टर बन जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू लेमडा इज इक्वल्स टू 1 के लिए। ओके, तो सिंस किसी, अगर हम जानते हैं कि किसी भी आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जितने आइगन वेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं उसको बोलते हैं उस आइगन वैल्यू की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। ओके, तो यहाँ हमें लेमडा इक्वल टू 1 के लिए ओनली 1 आइगन वेक्टर मिल रहा है, तो इसलिए लेमडा इक्वल टू 1 की जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है ओनली 1 हो जाएगी। ओके, तो यही हमने निकालना था इस क्वेश्चन में, आइगन वैल्यू निकालनी थी और आइगन वेक्टर्स निकालने थे जस्ट। ओके, तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन नेक्स्ट आएगा जिसमें हमें आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकालने होंगे और हमें एक पी मैट्रिक्स बनानी होगी। एक पी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है जो आइगन वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स बनाते हैं, उन आइगन वेक्टर्स की हेल्प से हम एक मैट्रिक्स जनरेट करेंगे जिसको हम पी मैट्रिक्स बोलेंगे। हमें वो मैट्रिक्स फाइंड करनी होगी। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी लीनियर अलजेब्रा से गिवन है।
इसमें हमें क्या निकालना है, हमने दो सब स्पेस का जो इंटरसेक्शन होता है W1 एंड W2 का जो सब स्पेस का जो इंटरसेक्शन होता है वो भी एक सब स्पेस बनता है किसी वेक्टर स्पेस V ओवर F का, वेयर F क्या होता है, फील्ड बनता है। ओके, तो हमने क्या प्रूव करना है कि W1 इंटरसेक्शन W2 जो है वो एक सब स्पेस बनेगा। ओके, तो हम जानते हैं कि जो सब स्पेस को प्रूव करने के लिए हम क्या प्रूव करते हैं, उसके अंदर एक तो जीरो वेक्टर बिलोंग करना चाहिए। अगर कोई सेट जो है सब स्पेस बन रहा है किसी वेक्टर स्पेस V का, तो हमें जस्ट ये प्रूव करना होगा कि उसके अंदर जीरो वेक्टर बिलोंग कर रहा है। और क्या प्रूव करना होगा, और हमें प्रूव करना होगा कि वो जो सेट है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेगा। और थर्ड क्या प्रूव करना होगा, वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेगा। तो ये थ्री कंडीशन हमें उसमें वेरीफाई करनी होगी। तो देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, इसमें जीरो वेक्टर है या नहीं है W1 इंटरसेक्शन W2 के अंदर, क्योंकि हमें यही प्रूव करना है कि W1 इंटरसेक्शन W2 जो है सब स्पेस बन रहा है या नहीं बन रहा। और दूसरा क्या देखना होगा कि ये जो है क्लोज्ड होना चाहिए अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये सब हमें देखना है। ओके, तो लेट अस वेरीफाई बोथ कंडीशंस। तो सिंस हमें W1 और W2 जो है सब स्पेस ऑलरेडी गिवन है, तो अगर ये सब स्पेस है तो इन दोनों के पास जीरो वेक्टर होगा। और अगर इन दोनों के पास जीरो वेक्टर एग्जिस्ट करता है तो इनके इंटरसेक्शन में भी होगा, तो जीरो वेक्टर बिलोंग कर जाएगा क्लियरली W1 इंटरसेक्शन W2 में। ओके, तो एक कंडीशन यहाँ से वेरीफाई हो गई। अब देखते हैं इसकी एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाई होती है या नहीं होती। ओके, तो हम कोई भी आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन के V1 V2 आर्बिट्ररी वेक्टर्स लेके चलेंगे W1 इंटरसेक्शन W2 से। ओके, तो हमने जस्ट प्रूव करना है कि V1 प्लस V2 जो है बिलोंग करता है W1 इंटरसेक्शन W2 में। ओके, तो यहाँ से सिंस अब V1 और V2 दोनों बिलोंग करते हैं W1 इंटरसेक्शन W2 में, यानी कि दोनों W1 में भी है W2 में भी है। तो अगर दोनों W1 के अंदर है, सिंस W1 क्या था, सब स्पेस था, तो इन दोनों का जो एडिशन होगा वो भी W1 के पास होगा। तो यानी कि V1 प्लस V2 जो है W1 के पास भी होगा, और W2 भी एक सब स्पेस था, इसलिए V1 प्लस V2 जो है W2 के पास भी होगा। सिंस V1 प्लस V2 W1 के पास भी है और W2 के पास भी है, तो इसलिए V1 प्लस V2 जो है बिलोंग कर जाएगा W1 इंटरसेक्शन W2 में। तो यहाँ से हमने क्लोजर प्रॉपर्टी को भी वेरीफाई कर दिया। सिमिलरली हम इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन और प्रूव करेंगे। कैसे, हम कोई भी आर्बिट्ररी वेक्टर V लेके चलेंगे W1 इंटरसेक्शन W2 से, और अल्फा कोई भी फील्ड का मेंबर लेके चलेंगे। हम प्रूव करेंगे कि अल्फा इंटू V जो है बिलोंग करेगा W1 इंटरसेक्शन W2 में। ओके, तो सिंस V बिलोंग करता है इनके इंटरसेक्शन में, तो यानी कि V बिलोंग करता है W1 में भी और W2 में भी। सिंस W1 एंड W2 आर सब स्पेसिज, दिस इज गिवन, ये हमें गिवन था। ओके, तो V बिलोंग करता है W1 में, तो अल्फा इंटू V बिलोंग करेगा W1 में भी, अल्फा इंटू V बिलोंग करेगा W2 में भी। ओके, तो यहाँ से अल्फा इंटू V W1 में भी है और अल्फा इंटू V W2 में भी है, क्योंकि W1 और W2 जो है सब स्पेसिज गिवन थे। तो यहाँ से क्या हुआ, अल्फा इंटू V बिलोंग कर जाए W1 इंटरसेक्शन W2 में, तो यानी कि W1 इंटरसेक्शन W2 जो है क्लोज्ड हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो यहाँ से W1 इंटरसेक्शन W2 जो है एक सब स्पेस बन जाएगा वेक्टर स्पेस V का। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमें इस वीडियो में कंप्लीट करना है, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ A एंड B। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है ये लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से गिवन है। ओके, ठीक है, तो हमें इसमें A एंड B की वैल्यूज निकालनी है। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन है, तो ये 10 मार्क्स का होगा। ओके, तो हमें कोई फंक्शन गिवन है sin 2x प्लस A sin x प्लस B cos x डिवाइड बाई एक्स क्यूब। ये कोई जनरल फंक्शन हमें गिवन है, और ये हमें गिवन है कि ये कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 0 पर। ओके, ये हमें कंटिन्यूस गिवन है। सिंस द गिवन फंक्शन कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस कोई भी फंक्शन अगर होता है तो वो उसकी हर एक पॉइंट पर, जिस पॉइंट की पे हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो उस पॉइंट पर उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, तो हम डायरेक्टली लिमिट का यूज करेंगे। ओके, तो यानी कि इस फंक्शन की अगर हम x बराबर 0 पर लिमिट निकाल लेंगे तो वो एग्जिस्ट करेगी। ओके, तो हम डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करेंगे, तो लिमिट x टेंड टू 0 f(x) निकाल लेंगे। तो डायरेक्टली हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें b/0 मिलेगा, b/0 मिलेगा। सिंस अगर
बी बाय जीरो मिल रहा है। सिंस अगर बी जो है वो नॉन जीरो हो जाए, अगर बी जो है नॉन जीरो हो जाए तो इससे क्या होगा, ये जो क्वांटिटी है कंप्लीट क्वांटिटी ये इन्फिनिटी बन जाएगी, तो यानी कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूस हो जाएगा जीरो पर, लेकिन हमें तो फंक्शन कंटिन्यूस गिवन है, इसलिए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो इसलिए बी की वैल्यू जीरो आ जाएगी। बी को जीरो होना पड़ेगा, अगर बी नॉन जीरो हुआ तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस बन जाएगा जीरो पर। ओके, तो सिमिलरली अब हम बी को जीरो लेके चलेंगे और फिर फंक्शन में इसकी वैल्यू पुट करते हैं, बी की जो हमें जीरो इवेल्युएट की है इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो जब इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे हमें ये मिलेगा साइन 2x प्लस ए साइन एक्स अपॉन में एक्स क्यूब। ओके, तो ये जब हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये जीरो बाय जीरो फॉर्म बनेगी। तो जब भी जीरो बाय जीरो फॉर्म बनती है तो हम उसमें एल हॉपिटल रूल लगाते हैं उसको फर्दर सोल्व करने के लिए। तो एल हॉपिटल रूल लगाएंगे तो हम क्या करते हैं, न्यूमैरेटर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, सिमिलरली डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, फिर से अगेन लिमिट अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले न्यूमैरेटर का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो क्या बनेगा 2 cos 2x प्लस ए कोस एक्स। सिमिलरली डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे तो 3x स्क्वायर बनेगा, फिर से इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2 प्लस ए अपॉन में 0 बनेगा। ओके, अब वही बात होगी कि अगर जो इसका न्यूमैरेटर है अगर ये नॉन जीरो हो जाए, यानी कि 2 प्लस ए जो है अगर नॉन जीरो बनता है तो यहाँ से फिर से ये जो क्वांटिटी है ये इन्फिनिटी बन जाएगी, तो यहाँ से फिर से इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेकिन हमें जो फंक्शन गिवन था वो तो कंटिन्यूस गिवन था, यानी कि उसकी लिमिट जो है हमेशा एग्जिस्ट करेगी जीरो पर। तो यानी कि इसकी लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब ए की वैल्यू किसके इक्वल होगी, -2 के इक्वल होगी, यानी कि a + 2 किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए। ओके, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। तो हमने दोनों की वैल्यू इवेल्युएट कर ली, a की वैल्यू -2 और b की वैल्यू 0, और यही हमने इसमें निकालना था। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ईजी है क्योंकि ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन गिवन है जो +2 क्लास में सेकंड चैप्टर है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का, वहीं से गिवन है। इसमें जस्ट एक बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कोस इन्वर्स ए कोस इन्वर्स एक्स प्लस कोस इन्वर्स वाई का जो बेसिक फॉर्मूला है वही हम इसमें यूज करेंगे। ओके, तो हमें इसमें गिवन कंडीशन क्या गिवन है, ये भी 10 मार्क्स का कंप्लीट क्वेश्चन गिवन है। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, हम इसमें लाइंस लिखकर ही इसको बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज और कोई वे नहीं है इसको बढ़ाने का। ये 10 मार्क्स में क्वेश्चन गिवन है, तो हमें क्या गिवन है, कोस इन्वर्स एक्स प्लस कोस इन्वर्स वाई प्लस कोस इन्वर्स जेड इज इक्वल्स टू पाई। हमने क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। ओके, तो हम जो गिवन कंडीशन है उसको लेके चलेंगे। हमें क्या गिवन है, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, कोस इन्वर्स एक्स प्लस कोस इन्वर्स वाई, ये फॉर्मूला होता है कोस इन्वर्स एक्स वाई माइनस रूट ऑफ एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। जस्ट ये अप्लाई कर देंगे। हम क्या करेंगे, पहली दो टर्म्स पे ये अप्लाई कर देंगे। ओके, पहले दो टर्म्स पे जस्ट हमने इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया। और इस कोस इन्वर्स जेड को ये राइट साइड में उठा ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, पाई माइनस कोस इन्वर्स जेड। ओके, नाउ अब हम बोथ साइड अगर कोस अप्लाई करते हैं तो यहाँ से कोस इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कोस ऑफ पाई इन्वर्स पाई माइनस कोस इन्वर्स जेड बन जाएगा। तो कोस ऑफ पाई माइनस कोस इन्वर्स जेड क्या बनता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल जाएगा। तो कोस ऑफ पाई माइनस कोस इन्वर्स जेड क्या बनेगा, कोस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस कोस ऑफ कोस इन्वर्स जेड बनेगा, तो कोस से कोस कैंसिल हो जाता है, यानी कि माइनस जेड बनेगा। ओके, तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे इस स्क्वायर रूट वाली क्वांटिटी को। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली स्क्वायर नहीं कर सकते, यहाँ हमें थोड़ा दिमाग लगाना होगा, यहाँ हम डायरेक्टली स्क्वायर नहीं कर सकते। क्यों, अगर हम डायरेक्टली यहाँ स्क्वायर करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, तो इसमें एक क्वांटिटी जो है स्क्वायर रूट की बन जाएगी, लेकिन हमें स्क्वायर रूट को इवेल्युएट करना है, तो टर्मिनेट करना है, तो इस स्क्वायर रूट वाली क्वांटिटी को राइट साइड में ले जाएंगे और इसको इधर उठा लाएंगे। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, एक्स वाई प्लस जेड बनेगा और ये इधर चला गया। अब स्क्वेयरिंग करेंगे तो जो स्क्वायर रूट है वो टर्मिनेट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, ये हमें क्वांटिटी मिलेगी। तो यहाँ से इसको जब सोल्व करेंगे, इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे जस्ट, फिर से हमें डायरेक्टली जो हमें कंडीशन गिवन थी, जो रिजल्ट हमने प्रूव करना था, वो यहाँ से इजीली प्रूव हो जाएगा। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें जस्ट बेसिक फॉर्मूला हमने यूज करना था, ये कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओनली 3 क्वेश्चन आर रिमेनिंग। ओके, तो ये देखो वही क्वेश्चन आ गया, इसमें हमें पी मैट्रिक्स निकालनी है जस्ट, जो आइगन वेक्टर्स से बनेगी। ओके, तो ये भी लीनियर अलजेब्रा क्वेश्चन है, ये भी लीनियर अलजेब्रा क्वेश्चन है।
ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन है थोड़ा सा, इसमें हमें बहुत सारा काम करना होगा। ओके, तो हमने इसमें सबसे पहले इसकी आइगन वैल्यूज निकालनी होगी। ठीक है, तो हमें ए मैट्रिक्स गिवन है, तो हम क्या करेंगे, ए माइनस लैम्डा आई निकालेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, इसको 0 के बराबर पुट करेंगे, तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं, हम उसके जस्ट रूट्स निकालेंगे। ओके, तो यहाँ से हमने ए माइनस लैम्डा आई किया, उसको इक्वेट किया 0 के, तो यहाँ से हमने इसको सोल्व किया, ये क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। तो बाय हिट एंड ट्रायल हम चेक कर पाएंगे कि लैम्डा इक्वल टू 1 जो है इसका एक रूट बनेगा। तो फिर से लैम्डा माइनस 1 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये मिल जाएगी। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो इसके रूट क्या आएंगे, 2 एंड 3। तो यानी कि टोटल जो आइगन वैल्यूज आ रही हैं वो क्या आ रही है, 1 2 3, ये 3 आइगन वैल्यूज इसकी आ रही हैं। ओके, तो अब इसके कोरस्पॉन्डिंग हम इसके आइगन वेक्टर्स निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लैम्डा इक्वल टू 1 के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालेंगे। तो लैम्डा इक्वल टू 1 के कोरस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो हम मान के चलते हैं कि एक्स इसके कोरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर है वो ये है, x1 x2 x3। ओके, तो इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो यहाँ से क्या होगा यहाँ से क्या होगा, a माइनस आई इंटू एक्स इक्वल टू 0। ए माइनस आई कैसे बन रहा है, लैम्डा की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी तो ये बन रहा है। तो a माइनस आई निकालेंगे, जो a मैट्रिक्स में, तो इसमें से आइडेंटिटी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमें जस्ट ये मैट्रिक्स मिलेगी। और फिर इसको लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट कर देंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, x3 इक्वल टू 0 मिलेगा, और x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0 मिलेगा। ओके, और एक और कंडीशन क्या मिलेगी, x3 को जब इसमें पुट करेंगे तो x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 मिलेगा। ओके, सिंस अब x3 हमें 0 मिला, और क्या मिला, x2, और क्या मिला, x2, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, x2 इक्वल टू माइनस x1 निकाल सकते हैं। यानी कि x2 जो वेरिएबल है वो डिपेंड कर रहा है x1 पर। ओके, और x3 0 के बराबर है। ओके, x3 0 के बराबर है, और x2 x1 पर डिपेंड करे। यानी कि जब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे x1 x2 x3 में, तो हमें क्या मिलेगी, x1 तो हमें एज इट इज़ पुट कर दिया, x2 की वैल्यू माइनस x1 होगी, और x3 हमें 0, यानी कि ये कंप्लीट वेक्टर मिल रहा है। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये जो कंप्लीट वेक्टर है ये x1 की वैल्यूज पर डिपेंड कर रहा है। यानी कि x1 जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x1 की हम कोई भी वैल्यू इसमें ले सकते हैं। तो x1 को हम डायरेक्टली हम मान लेते हैं कि x1 की वैल्यू जो है 1 है, इन पर्टिकुलरली मान ली हमने, कोई भी वैल्यू मान सकते हैं इन जनरल। ओके, तो यहाँ से जो हम p मैट्रिक्स जो ड्रॉ करते हैं, देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करना था, हमें जस्ट p मैट्रिक्स निकालनी थी, हमने जस्ट एक p मैट्रिक्स निकालनी थी सच दैट p इनवर्स AP करने से, p इनवर्स AP करने से एक डायगोनल मैट्रिक्स बन जाए। ओके, हमने p मैट्रिक्स निकालनी थी सच दैट p इनवर्स AP करने से डायगोनल मैट्रिक्स बन जाए। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हम जो p मैट्रिक्स जो ड्रॉ करते हैं, जो बनाते हैं, वो आइगन वेक्टर से बनती है। ओके, और जो हम यहाँ पर जो आइगन वेक्टर्स बना रहे हैं ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। लाइक जैसे मैंने x1 की वैल्यू 1 ली है, तो यहाँ पे कोई x1 की वैल्यू 2 भी ले सकता है, कोई -1 भी ले सकता है, कोई 3 भी ले सकता है, कोई भी वैल्यू x1 की ले सकते हैं, लेकिन वेक्टर इसी टाइप का बनेगा। ओके, अब सभी की जो p मैट्रिक्स जो लास्ट में बनेगी वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन बात ये है कि जब p इनवर्स AP बनाएंगे जो डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी लास्ट में, तो जो डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी वो सेम बननी चाहिए सभी की, बात ये है। ओके, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालते हैं। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग, तो अगर x1 की वैल्यू को 1 लेंगे तो हमें ये आइगन वेक्टर मिलेगा। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट आइगन वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग दैट इज लैम्डा इक्वल टू 2 के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू निकालते हैं। दैट इज हमने माना कि आइगन वेक्टर निकाल रहे हैं, तो हमने माना कि y इसका एक आइगन वेक्टर है जो कि नॉन जीरो है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये आएगा, तो a माइनस 2i निकालेंगे, a माइनस 2i से हमें ये मैट्रिक्स मिलेगी। तो यहाँ से हम जस्ट लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगी, हमें इक्वेशंस मिलेंगी। फिर से उन इक्वेशंस को सोल्व करेंगे तो y3 की वैल्यू -1 आएगी, और यहाँ से y2 भी -1, यानी कि y1 पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि y2 और y3 जो है y1 पर डिपेंड कर रहे हैं। हमें क्या करना होता है, हमें जस्ट एक वेरिएबल में बाकी सभी वेरिएबल्स को इवेल्युएट करने की कोशिश करनी होती है। ओके, तो यानी कि y1 जो है इसमें एक फ्री वेरिएबल बन रहा है, तो यानी कि y1 की वैल्यू हम कोई भी चूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर सिंप्लिसिटी के लिए y1 की वैल्यू को 2 चूज किया है, तो इससे क्या हुआ कि y2 की वैल्यू -1 आ गई और y3 की वैल्यू -2 आ गई, तो इससे हमारा ये वेक्टर बन गया। ओके, तो सिमिलरली हम लैम्डा इक्वल टू 3 के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालेंगे इसी वे में। तो उसी वे में हम क्या करेंगे,
वही z एक नॉन जीरो वेक्टर लेके चलेंगे तो यहाँ से हमारे पास एक आइगन वेक्टर ये आ जाएगा। ओके, एक आइगन वेक्टर ये आ जाएगा। तो इन 3 आइगन वेक्टर्स की हेल्प से हम एक पी मैट्रिक्स ड्रॉ करेंगे, ये वाली एक्स वाई जेड। यहाँ पे एक्स और वाई और जेड जो है ये तीनों आइगन वेक्टर्स हैं। ओके, तो यहाँ से हमने जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जो आइगन वेक्टर्स हमने इवेल्युएट किए थे। तो अब हम निकालते हैं इसमें पी इनवर्स ए पी। ओके, वैसे यहाँ तक हमारा क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया क्योंकि हमने जस्ट इसमें पी मैट्रिक्स निकालनी थी। लेकिन हम ये भी शो कर सकते हैं कि जो पी इनवर्स ए पी निकाल लेंगे वो एग्जैक्टली डायगोनल मैट्रिक्स आएगी, और जो डायगोनल में एलिमेंट्स होंगे वो जस्ट आइगन वैल्यूज होंगी 1 2 एंड 3। ओके, ठीक है। तो यहाँ से हम पी इनवर्स निकालते हैं। तो हमारे पास पी एक मैट्रिक्स आई है, तो सबसे पहले पी इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, डिटरमिनेंट निकालते हैं पी का। तो हम डायरेक्टली डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट की वैल्यू हम देख रहे हैं कि -2 आ रही है। तो ये भी पॉसिबल है कि जो पी मैट्रिक्स आ रही है सभी की डिफरेंट आ सकती है, तो उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू भी डिफरेंट आ सकती है। ओके, तो यहाँ से हमने पी का डिटरमिनेंट निकाला। फिर उसके बाद हम इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ पी निकालेंगे, फिर उसको डिटरमिनेंट ऑफ पी से डिवाइड कर देंगे। तो सिमिलरली हम एडजॉइंट ऑफ पी निकाल देंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स की हेल्प से। ओके, तो यहाँ से एडजॉइंट ऑफ पी निकाला, फिर उसके बाद हमने पी इनवर्स निकाला। ये आप इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हमने पी इनवर्स निकाला। पी इनवर्स निकाला तो फिर पी इनवर्स ए पी निकाला, यानी कि ए मैट्रिक्स जो गिवन थी, यानी कि ये पी इनवर्स आया, ये ए मैट्रिक्स है, ये पी मैट्रिक्स है। ओके, इन दोनों तीनों की जब प्रोडक्ट की तो हमें जो लास्ट में जो मैट्रिक्स मिली ये एक डायगोनल मैट्रिक्स मिली, जिसमें डायगोनल एंट्रीज क्या हैं, जस्ट आइगन वैल्यूज हैं। ओके, तो ये हमें डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगी। तो यहाँ से हमने इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। बहुत ईजी क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट 2 क्वेश्चन आर रिमेनिंग ओनली। ओके, ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन है ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से गिवन है। ओके, तो इसमें क्या गिवन है, इफ़ ईच पेयर ऑफ द 3 इक्वेशंस, हमें 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, x² + ax + b, x² + cx + d, x² + ex + f = 0 हैज़ एग्जैक्टली 1 रूट इन कॉमन। यानी कि जो तीनों इक्वेशंस हैं, यानी कि हमारे पास जो हर एक इक्वेशन हम चूज करेंगे उनके पास एग्जैक्टली 1 रूट कॉमन होना चाहिए। यानी कि जब हम पहली 2 इक्वेशन को चूज करेंगे तो उनके पास भी एक रूट कॉमन आएगा, और सेकंड थर्ड को चूज करेंगे उनके पास भी एक रूट कॉमन आएगा, और फर्स्ट और थर्ड को चूज करेंगे तो उनके पास भी एक रूट कॉमन आएगा। ओके, तो और हमने इसमें प्रूव क्या करना है, ये जो कंडीशन हमें गिवन है इसको हमने प्रूव करना है जस्ट। ओके, ठीक है, तो देखते हैं। जो हमें जो कंडीशन गिवन थी हम जस्ट उसका यूज करेंगे, हम इसके रूट्स को मान के चलेंगे। ठीक है, हमने इसको मान लिया कि पहली दूसरी तीसरी हमने इसको इक्वेशन बोल दिया। ओके, हम मान के चलते हैं कि जो पहली जो इक्वेशन है उसका अल्फा और बीटा रूट्स हैं। तो अब जो सेकंड इक्वेशन होगी और जो फर्स्ट इक्वेशन होगी उसमें एक रूट कॉमन होना चाहिए, यानी कि तो हमने सेकंड इक्वेशन का रूट क्या मान लिया सेकंड इक्वेशन का रूट मान लिया अल्फा और गामा, यानी कि अल्फा जो है कॉमन आ रहा है, ये सेकंड इक्वेशन रूट मान लिया। सेकंड और थर्ड का एक रूट कॉमन आना चाहिए, यानी कि गामा मान लिया, बीटा और गामा मान लिया, और फर्स्ट और थर्ड का भी कॉमन आना चाहिए, यानी बीटा जो है फर्स्ट और थर्ड का कॉमन आ रहा है। ओके, हमने कुछ इसी तरह से ये रूट्स जो है एज्यूम करने हैं। अब हम इसमें यूज करेंगे सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सिंस हम जानते हैं कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो सिमिलरली हम निकाल देंगे। फर्स्ट इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो हमें जो सम ऑफ रूट्स मिलता है वो क्या मिलता है, वो मिलता है जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इसमें जो ये ए है, हम क्या निकालते हैं, जैसे कोई जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है ax² + bx + c टाइप की। इसका अगर हम अल्फा और बीटा रूट्स माने तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट होता है -b/a। b क्या है, सेकंड टर्म का कोफिशिएंट है, और a क्या है, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट। सिमिलरली इसका अगर कोफिशिएंट निकालेंगे तो यहाँ b की वैल्यू हमें a गिवन है, यानी कि -a/, और जो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 1 गिवन है। ओके, ये आएगा। और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं अल्फा बीटा, वो क्या होता है इन जनरल, वो c/a होता है, यानी कि जो लास्ट जो कांस्टेंट टर्म होती है अपॉन में फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट, यानी कि c/a। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा हमारे पास b/1। ओके, तो ये सब हमारे पास इसके रूट्स, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम इजीली निकाल सकते हैं इसमें। ओके, तो सिमिलरली हम इसमें सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे। तो यहाँ हमने सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल दिया।
तो ये जो ए सी ई की वैल्यू और बी डी एफ की जो वैल्यूज आ रही है, ये जस्ट हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो हमें रिक्वायर्ड गिवन था। जैसे यहाँ ए सी ई की वैल्यूज हमारे पास आ गई, तो हम इसमें जस्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे लेफ़्ट साइड में। ओके, तो सबसे पहले लेफ़्ट साइड में जब इनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें ये मिलेगा। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमें ये मिलेगा। अब इसको यहीं छोड़ देते हैं, हम राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड को जब सोल्व करेंगे तो उनकी वैल्यू डी ई एफ टाइप की कुछ गिवन थी, तो उसकी वैल्यू जस्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसको जब सोल्व करेंगे तो हमें एग्जैक्टली लास्ट में यही मिल जाएगा। ये जस्ट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर बन जाएगा। ओके, तो ये लेफ्ट साइड की इक्वल आ जाएगी, यानी कि हमने दोनों साइड यहाँ से प्रूव कर दी। ओके, तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन प्रूव हो गया। ठीक है, तो हम लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये भी ग्रेजुएशन के टॉपिक का गिवन है। ये आई थिंक फोर्थ सेमेस्टर में आता है, फोर्थ सेम में आता है, स्पेशल फंक्शन में। स्पेशल फंक्शन बुक है ग्रेजुएशन की, जीवन सन पब्लिकेशन की। ओके, वहाँ से ये टॉपिक गिवन उठाया हुआ है लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन का। तो अगर इन्होंने पिछली बार लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन क्वेश्चन दिया हुआ था, तो इस बार फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन से भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये भी। इसमें जस्ट हमें फॉर्मूलाज पता होना चाहिए कि लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं किसी भी फंक्शन की। ओके, ठीक है, तो हमने जस्ट इसमें लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है इन दो फंक्शन की। ओके, ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसके लिए हमें जस्ट बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो जैसे ये कोई भी फंक्शन है, यहाँ एफ कोई भी फंक्शन होता है इंटू टी की पावर सम एन। इसका जब हम लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, -1 की पावर n इंटू डेरीवेटिव कितने टाइम्स, nth डेरीवेटिव किसका, ये nth कहाँ से आ रहा है, जितनी t की पावर है ये वहीं से आ रहा है। किसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s के, और fs का डेरिवेटिव। fs क्या है, fs इस ft का लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, जब भी किसी फंक्शन का हम लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं तो वो s की फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, ठीक है, तो हम यही यूज करेंगे। जैसे हमें यहाँ 3 फंक्शन गिवन थे, एक टी टाइप का, एक एक्सपोनेंशियल टाइप का, एक ट्रिग्नोमेट्री टाइप का। तो हम पहले टी इंटू साइन टी लेके चलेंगे, टी इंटू साइन टी लेके चलेंगे, इसका लैपलेस निकालते हैं। ठीक है, ठीक है, तो एल ऑफ टी साइन टी निकाला। यहाँ पे टी की वैल्यू 1 है, यानी कि एन की वैल्यू 1 है, तो यानी कि -1 की वैल्यू 1 होगी, -1 की पावर 1 होगी। और डिफ्रेंशिएशन इसका 1 टाइम्स होगा। और एफ ऑफ एस क्या था, इस साइन टी का लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। साइन टी का लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, 1/s² + 1 होता है, क्योंकि इन जनरल साइन ए टी का लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन a/s² + a² होता है। और यहाँ हमें a की वैल्यू 1 गिवन थी, इसलिए इसका जो लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन हुआ 1/s² + 1 हुआ। ओके, तो यहाँ से टी साइन टी का लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या बनेगा, -1 आएगा, इंटू इसका डेरिवेटिव करेंगे 1 टाइम, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये बनेगा एग्जैक्टली। ओके, तो यहाँ से हमारे पास ये इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन आएगा टी साइन टी का। लेकिन हमें जो लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन टी इंटू ई की पावर -kt साइन टी इसका निकालना था, तो अभी ई की पावर -kt को और देखते हैं कैसे निकालेंगे। ओके, तो जब इस टाइप का कोई फंक्शन होता है वो किसके बराबर आता है, उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ एस माइनस ए आता है। वेयर एफ ऑफ एस क्या होता है, इस एफ टी का। ओके, तो अगर हम टी साइन टी को ये एफ टी एज्यूम कर ले, टी साइन टी को ये एफ टी एज्यूम कर ले, तो यहाँ से एफ ऑफ एस माइनस ए आएगा। तो अभी हमने टी साइन टी का लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन निकाला, वो ये आया। तो जब हम इसका निकालेंगे कंप्लीट का, तो ये हम एग्जैक्टली ये फॉर्मूला लग जाएगा, एफ ऑफ एस माइनस ए। ये जो ए पावर थी ये माइनस में जा रही है। ओके, तो एग्जैक्टली यहाँ क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एस प्लस के बन जाएगा, क्योंकि ये माइनस ऑलरेडी गिवन है, तो एस प्लस के बन जाएगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ जस्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हमारा इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा इजीली। तो इसमें जस्ट हमें फॉर्मूलाज याद होने चाहिए कि टी की पावर एन इंटू एफ टी का लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, और ई की पावर ए टी इंटू एफ टी का लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, और साइन ए टी का लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ओके, तो हमें जस्ट ये रिमेंबर होना चाहिए। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा इस पेपर का भी और इस वीडियो का भी। ओके, तो देखते हैं इसको, टी क्यूब इंटू ई की पावर -3t, टी क्यूब इंटू ई की पावर -3t। इसको हम किसी भी तरह से एज्यूम कर सकते हैं, इसको हम लाइक टी की पावर n इंटू एफ टी से भी निकाल सकते हैं, और ई की पावर ए टी इंटू एफ टी से भी निकाल सकते हैं।
जब ये लेके चलेंगे तो ये इस टाइप का बन जाएगा, यहाँ पे n की वैल्यू 3 हो जाएगी और ft क्या बनेगा, ये बनेगा। और जब ये लेके चलेंगे e की पावर at, a क्या बनेगा, -3 बनेगा और ft क्या बनेगा, t³ बनेगा। तो किसी भी मेथड से हम इसको निकाल सकते हैं। ओके, तो हम दोनों वेज देखते हैं, इसके दोनों वेज को देखते हैं। तो सबसे पहले t की पावर n इंटू ft टाइप से देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले t की पावर n इंटू एफ टी टाइप लेके चलेंगे, तो उसमें क्या करते हैं, -1 की पावर n करते हैं, दैट इज़ 3 बनेगा, इंटू इसका हम n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करते हैं fs का, तो यानी कि 3 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन होगा fs का। fs क्या होता है, e की पावर -3t का लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, सिंस e की पावर at का लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन इन जनरल f1/s - a होता है, तो e की पावर -3t का लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या बनेगा, 1/s+3 बनेगा। तो इसका हम 3 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो जस्ट हमने इसका 3 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करना है, तो हमारे पास जो इसका 3 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एग्जैक्टली ये बन जाएगा। ओके, इसको जस्ट हम सब्सटीट्यूट कर देंगे वहाँ पर। ओके, -1 की पावर 3 हम लेके चले थे, तो हमने उसकी वैल्यू भी पुट कर दी, तो यहाँ से एग्जैक्टली इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये बन जाएगा। ओके, और एक डायरेक्ट वे भी है, अगर इस टाइप का इन जनरल हमें दिया होता है कि एक t का फंक्शन हो, एक एक्सपोनेंशियल का फंक्शन हो, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये है, n फैक्टोरियल अपॉन में s प्लस a की पावर n+1। n फैक्टोरियल क्या, यहाँ पे n की वैल्यू में 3 गिवन थी और a की वैल्यू भी 3 गिवन थी, तो यहाँ पे s+3 आ जाएगा अपॉन में इंटू s+3 की पावर क्या बन जाएगी, n+1 दैट इज़ 4 और 3 फैक्टोरियल दैट इज़ 6। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, और बाय सेकंड मेथड हम क्या देख रहे थे, एक्सपोनेंशियल लेके चल रहे थे, e की पावर 80 इंटू एफ टी टाइप लेके चल रहे थे। ये f(s - a) होता है, ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था। ओके, और ये एफ टी क्या, f(s) क्या बनेगा, f(s) लैपलेस ट्रांसफॉर्म एफ टी बनेगा, यानी कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म t³ बनेगा। ओके, सिंस इसका जो लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन होता है t की पावर n का, तो ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन में s की पावर n+1। तो यहाँ पे 3 है तो 3 फैक्टोरियल अपॉन में s की 4 बनेगा, ये बनेगा। तो f(s - a) निकालेंगे, a की वैल्यू कितनी थी, -3 थी, a की वैल्यू -3 जस्ट में सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो 6 अपॉन में s+3 का होल पावर 4 आ जाएगा। ओके, तो हम किसी भी वे में निकाल सकते हैं इसको, इसमें हम जस्ट हमें फॉर्मूलाज रिमेंबर होने चाहिए लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन के। ओके, ठीक है, तो इस वीडियो में इतना रखते हैं। सो यहाँ पे हमारा जो पेपर था 2023 का HPSC PGT का, वो हमारा ख़त्म हो गया है। ओके, तो इसके बाद हम अपनी ग्रुप थ्योरी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। ओके।